एक ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठ के हम एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे और डिस्कशन के दौरान उन्होंने हमें एक बात बोली कि सर हमारे लिए आज की डेट में मशीनरी से भी बड़ा चैलेंज जो है वो है मैन पावर। तो क्या एक एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन मैन पावर को रिटेन करने में या अट्रिशन रेट को कम करने में हेल्प करेगा? तो हमने उनके साथ जो फ्रेमवर्क शेयर किया और हमने कैसे उनको ये समझाने में हेल्प की कि एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन उनका मैन पावर को किस तरीके से रिटेन करने में हेल्प करेगा, वो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम उन सभी कॉजेज़ के ऊपर बात करने वाले हैं और उन सब कॉजेज़ को आपस में लिंक करके आपको दिखाने वाले हैं जिस वजह से मैन पावर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आती है। तो अगर आपका भी ये चैलेंज है कि आपको अपनी मैन पावर को रिटेन करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए, हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैपेट बॉक्स। टैपेट बॉक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को आज हेल्प कर रहा है उनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करने में। हम ये इसलिए कर पाते हैं बिकॉज हम उनको हेल्प कर रहे हैं उनके इक्विपमेंट को अच्छे से मॉनिटर करने में, मैनेज करने में और मेंटेन करने में, सो दैट इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस बेटर हो सके और ब्रेकडाउन्स कम हो सके। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। जब उस कंपनी की मैनेजमेंट ने हमारे को ये क्वेश्चन पूछा कि क्या एक एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन एम्प्लॉयज़ को रोक के रखने में हेल्प करेगा क्या, और क्या ये एप्लीकेशन आइट्रेशन रेट को कम करने में हेल्प करेगा क्या, तो हमने इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और हमने बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन से पूछा कि क्या कारण है एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाने का। हमने एचआर के बहुत सारे सर्वेज को स्टडी किया जहाँ पर हमें ये पता लगा कि दो मेन कैटेगरीज हैं जिस वजह से एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं, और ये ना केवल कंस्ट्रक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है। ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये कैटेगरीज और ये कारण जो है ये एप्लीकेबल हैं। तो ये दो कैटेगरीज जो हैं ये है पर्सनल और प्रोफेशनल। पर्सनल कैटेगरीज के लिए हम कोई फ्रेमवर्क नहीं बना सकते बिकॉज वो हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। किसी के हेल्थ चैलेंज हो सकता है, किसी की फैमिली मूव हो गई, किसी के बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, तो हम उसके लिए कोई फ्रेमवर्क रेडी नहीं कर सकते। लेकिन प्रोफेशनल रीजंस जो हैं जिस वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, हमने उन सबको लिस्ट डाउन करना शुरू किया और हमने एक कॉज इफेक्ट क्लाउड बनाया। तो वो कॉज इफेक्ट क्लाउड क्या होता है, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम वो रीजंस लिस्ट डाउन करते हैं जिस वजह से एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। तो वो रीजंस जो हैं वो रीजंस हैं वर्क लाइफ बैलेंस। एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि उनके काम ही काम कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। नो अप्रेजल्स, सैलरी जो है वो बढ़ती नहीं है, जो मिल रही है उसमें बहुत कम इंक्रीमेंट होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो उनको ऐसा लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा, जिस जगह पे हूँ इसी जगह पे ही मैं हमेशा बैठा रहूँगा, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इन्वायरमेंटल इन कल्चर, कई बार इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता या वर्किंग कल्चर जो है वो भी कंड्यूसिव नहीं होता। लैक ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, उनको लगता है कि मेरे लिए यहाँ पे आगे बढ़ने के चांसेस कम हैं। अननेसेसरी टास्क, बहुत काम उनको ऐसा दे दिया जाता है जो उनके लायक नहीं होता या बेकार का काम जो है वो दे दिया जाता है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, तो बहुत बार उनके एफर्ट के लिए उन एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। फेवरिज्म, मैनेजमेंट जो है ये कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फेवर करती है बाकी एम्प्लॉयज़ के बदले। नो लर्निंग, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे पास सीखने के लिए कुछ नहीं रहा, इसलिए भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। अनइक्वल ट्रीटमेंट, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट टीम्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। कुछ टीम्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है और कुछों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। परफॉर्मेंस नॉट विजिबल, ये भी एक कारण है जिस वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो जो है किसी को विजिबल ही नहीं है, मैं खूब मेहनत करूं बट फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। नो रोल चेंज, तो उनको ये लगता है कि जिस रोल पे मैं आया हूं और कई साल हो गए मैं अभी भी वही काम कर रहा हूं जिस काम के लिए मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। हाइजीन इशू, हाइजीन इशू का मतलब ये है कि सैलरी टाइम पे ना मिलना या वर्क कल्चर ठीक ना होना या उनके कन्वेंस अलाउंसेस टाइम पे ना मिलना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। वर्क प्रेशर, वर्क प्रेशर का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा काम उन पे दे दिया जाता है कि वो काम को करते करते ही जो है सारा समय उनका बीत जाता है और उनके लिए बिल्कुल भी पर्सनल लाइफ जो है वो बिल्कुल नहीं बचती है।
चेंज ऑफ वर्क प्लेस, बहुत बार उनकी ट्रांसफर्स कर दी जाती हैं, एक जगह से उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एम्प्लॉयज़ का नौकरी छोड़ देने का। मैनुअल टास्क, बहुत सारा उनको मैनुअली काम करना पड़ता है, जो काम ऑटोमेट हो सकते हैं वो भी उनको मैनुअल करना पड़ता है। ये कारण जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अट्रिशन का। और नो टूल्स टू मेजर परफॉर्मेंस, उनके पास ऐसे कोई टूल्स नहीं होते जिससे उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। तो ये सारे वो कॉजेज हैं जिस वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये कारण सीधा अट्रिशन को इम्पैक्ट करते हैं? ये जो कारण है ये खुद अपने आप में कारण भी हैं और इफेक्ट भी हैं। मतलब कि ये सारे कारण आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आप ये कहें कि ये कारण कोई इंडिपेंडेंट कारण है तो ऐसा नहीं है, ये सारे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं। तो इनको कॉज ना कह के हम अनडिजायरेबल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये किसी और कॉज का कारण हो सकते हैं। तो अगर हम इन सब कॉजेज को आपस में लिंक करना शुरू करें तो हमारे पास एक कॉज इफेक्ट क्लाउड बनता है। तो आइए हम देखते हैं कॉज इफेक्ट क्लाउड क्या होता है और कैसे आप इन सब चीजों को आपस में लिंक कर सकते हैं। हम अट्रिशन की बात करते हैं तो अट्रिशन जो है ये अल्टीमेट इफेक्ट है, ये वो इफेक्ट है जिस वजह से हमारा एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। तो इसका क्या कारण होता है? तो अट्रिशन का जो एक कारण है वो है नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर एम्प्लॉय को ये लगता है कि मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं है तो वो छोड़ के चला जाएगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लैक ऑफ रिकॉग्निशन। कि अगर आपने उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो उनको लगेगा कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं लगेगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे। लैक ऑफ रिकॉग्निशन क्यों होती है? बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस जो है वो विजिबल नहीं होती है। तो किसी को वो काम कर रहे हैं लेकिन किसी मैनेजमेंट की या टॉप मैनेजमेंट को वो नजर ही नहीं आ रहा है, तो काम नजर नहीं आ रहा तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा तो उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही तो वो छोड़ के चले जाएंगे। नो लर्निंग्स, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ना होने का एक और कारण है नो लर्निंग, कि उनको लगता है कि मेरे पास लर्निंग ही नहीं है। अब जब लर्निंग नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। और लर्निंग क्यों नहीं होती? बिकॉज उनको लगता है कि उनके रोल चेंज नहीं किए जा रहे। अब एक ही जगह पे अगर आप काम करते रहेंगे तो आपकी लर्निंग एक समय के बाद बंद हो जाएगी। और एक जगह पे काम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस विजिबल नहीं है। तो अब परफॉर्मेंस विजिबल ना होने के लैक ऑफ रिकॉग्निशन भी कारण हो गया, और नो चेंज ऑफ रोल भी एक कारण हो गया। इसी तरह से अट्रिशन का जो नेक्स्ट कॉज है वो है नो अप्रेजल, यानी उनकी सैलरी ना बढ़ना। अब सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही? बिकॉज उनका लैक ऑफ रिकॉग्निशन, क्योंकि उनके एफर्ट को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा। जब मैनेजमेंट को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या एफर्ट किए हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो उनका अप्रेजल होने का मतलब ही नहीं है। इसी तरीके से अट्रिशन का एक और कारण है लैक ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर उस एम्प्लॉय को ये लगता है कि मेरे पास यहाँ पे आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं हैं तो भी वो छोड़ के चले जाएंगे। और आगे बढ़ने के चांसेस क्यों नहीं है? क्योंकि लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, क्योंकि उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। इसी तरीके से अट्रिशन का एक और कारण जो है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर क्यों नहीं है? बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ वर्क प्लेस होता है, और वर्क प्लेस को चेंज करना शायद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस का एक और कारण है अननेसेसरी टास्क। तो उनको ऐसे कैसे काम दे दिए जाते हैं जो उनके हिसाब से उनके लिए ठीक नहीं होते हैं। अब अननेसेसरी टास्क जो है वो क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस विजिबल नहीं है। तो किसी को पता ही नहीं कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो इसलिए होता है कि जो भी काम आया तो चलो ठीक है, वो तो काम कुछ कर नहीं रहे, उनको काम दे दिया जाए। तो इस वजह से उनकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होने का एक और कारण है वो है वर्क प्रेशर, कि जब वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो काम में उलझे रहेंगे। और वर्क प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि मैनुअल टास्क दिए जाते हैं। तो अगर सारा कुछ मैनुअली करना पड़ेगा, कुछ भी ऑटोमेट नहीं होगा, तो वर्क प्रेशर बढ़ेगा। वर्क प्रेशर बढ़ेगा तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होगा, और अल्टीमेटली वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। इसी तरीके से अट्रिशन का एक और कारण है वो है इन्वायरमेंट एंड कल्चर, कि जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वो कल्चर कैसा है, वो इन्वायरमेंट कैसा है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। और इन्वायरमेंट एंड कल्चर को क्यों खराब होता है? बिकॉज हाइजीन इशू होते हैं। सैलरी टाइम पे ना देना, अलाउंसेस टाइम पे ना देना, छुट्टी मांगे तो छुट्टी नहीं देना, ये सारे इश्यूज जो हैं वो हाइजीन इश्यूज होते हैं, जिस वजह से कल्चर खराब होता है। और कल्चर खराब होने का, इन्वायरमेंट खराब होने का कारण क्या है? फेवरिज्म, कि मैनेजमेंट जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ज़्यादा जो है फेवर करती है बाकियों के मुकाबले। फेवरिज्म की वजह से क्या होता है? अनइक्वल ट्रीटमेंट, रादर अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से फेवरिज्म होता है। और अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों होता है? क्योंकि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है अगेन वो विजिबल नहीं होती। तो अब मेरे को अगर एक मैनेजमेंट को ये पता ही नहीं कि उनका एक एम्प्लॉय बड़ा सिंसियरली काम कर रहा है, तो उसको वो कैसे ठीक से ट्रीट करेंगे?
और ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो उस एम्प्लॉय को लगेगा कि मेरे फेवरिज्म ही किया जा रहा है, कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, मुझे नहीं किया जा रहा, और वो एम्प्लॉय जो है वो उस कल्चर को और ज़्यादा ख़राब करेगा। और जब कल्चर ख़राब होगा तो क्या होगा, वो छोड़ के भी जाएंगे और बाकी लोग भी इस वजह से इम्पैक्ट होंगे। अब अगर आप इस कॉज इफेक्ट क्लाउड को अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस नॉट विजिबल है, ये 4 इफेक्ट के लिए कारण है। तो इस परफॉर्मेंस नॉट विजिबल की वजह से आपको 4 डिफरेंट इफेक्ट जो हैं वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको एड्रेस करेंगे तो हम इन चारों जो आगे के इफेक्ट हैं हम उनको किल करने में हेल्प करेंगे। तो अगर मैं परफॉर्मेंस विजिबल हो जाएगी तो मैं उसको रिकॉग्नाइज भी कर पाऊंगा, मैं उसको नए रोल्स भी दे पाऊंगा, मैं उसको अननेसेसरी टास्क भी नहीं दूंगा और मैं उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं करूंगा। तो इसलिए परफॉर्मेंस का विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। और परफॉर्मेंस को विजिबल करने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है वो टूल जिससे आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। और वो जो टूल है वो नथिंग बट एसेट मैनेजमेंट। तो एसेट मैनेजमेंट भी एक टूल है उन सब लोगों के लिए जो एसेट्स का जुड़े हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप एक फ्रेमवर्क को रेडी करते हैं और अगर आप ऑपरेटर्स हैं तो उन्होंने क्या ऑपरेशंस किया, आप इसको कैप्चर करते हैं। अगर बैक ऑफिस टीम है तो उन्होंने क्या डाटा एंटर किया, आप इसको कैप्चर करते हैं। अगर सर्विस की टीम है तो आप उनका सर्विस स्कोर अगर आप कैलकुलेट करते हैं और अलग अलग टीम्स को उन स्कोरिंग के बेस पे आप अगर आप इवैल्यूएट करते हैं तो इस तरीके से आप उनकी परफॉर्मेंस को बड़े अच्छे से मेजर कर पाएंगे और आप उनको ना केवल मेजर कर पाएंगे, आप उनको रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे। ये जो एफर्ट्स हैं ये आपको आपके एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये फ्रेमवर्क जो है ये रेडी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरीके का फ्रेमवर्क आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और आप अपने आल्ट्रेशन रेट को कम करना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना क्वेरी को पोस्ट कीजिए और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी उसको इम्प्लीमेंट करने में। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा कॉज है जो हम भूल गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और हम कोशिश करेंगे दोबारा एक वीडियो बनाएं जिसमें हम उन कॉजेज़ को भी इनकॉर्पोरेट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सिमिलर डोमेन के बाकी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि इस तरह के फ्रेमवर्क आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एसेट मैनेजमेंट।